इरा को लगता था कि वो खूबसूरती का वो आईना है जिसे हर कोई देखना चाहता था, पर उसी आईने में उसने एक ऐसे चेहरे को तोड़ दिया जो उससे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता था। मणिका और उसकी सहेलियों की जिद, एक मामूली सा खेल, पर किसे पता था कि ये खेल एक दिन प्रशांत की रूह को झुलसा देगा। आज की कहानी उस नार्सिसस की है जो अपनी ही खूबसूरती के नशे में चूर होकर प्रेम की सबसे बड़ी भूल कर बैठी। पेश है नार्सिसस। वो मुझे अच्छा लगा था। प्यार किसे कहते हैं ये मैं नहीं जानती, इसलिए ये अच्छा लगना प्यार था या नहीं ये मैं नहीं बता सकती। मेरे जीवन पथ पर कई पुरुष आए हैं, उन सभी ने मुझे प्यार किया था, मैंने किसी को नहीं किया। यही मेरा परिचय है। फिर भी नींद न आने वाली रातों में, हवा के आकुल कंदन में मुझे उसकी याद आती है। बारिश की दोपहर में उसकी बातें मुझे उदास कर देती हैं। बसंत के उजले दिनों में अकारण ही उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगती है। हजारों योजन दूर से वो मुझे पुकारता है, नार्सिस। ये पुकार प्यार की नहीं, घृणा की है। एक पुरुष को किसी नारी से जितनी घृणा हो सकती है, आखिरी दिन उसने मुझे वही दी थी। उसके बाद हमारे बीच एक फासला आ गया। वो फासला किसी सागर के समान है। शायद वो कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि वो मुझसे घृणा करता है, और मैं भी उसे नहीं पुकारूंगी। मैं तो उससे प्यार नहीं करती, लेकिन वो इतनी दूर जाकर मुझे इतना उदास क्यों करता है? सहशिक्षा वाले कॉलेज में वो मेरा सहपाठी था। उसका लंबा शरीर किसी खुली हुई तलवार की तरह था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हंसती हुई कोमलता थी, और वो ललाट तो जैसे प्रतिभा की क्रीड़ास्थली हो। रविंद्रनाथ के सन्यासी उपगुप्त के साथ मैंने उसकी समानता खोज निकाली थी। सौम्य हंसता हुआ युवा मुख, करुणा की किरणों से खिले हुए नयन, शुभ्र ललाट पर चंद्रमा के समान स्निग्ध शांति चमक रही थी। प्रशांत गुवा स्त्रियों का मन जलाने वाली अग्नि था। उसका निर्लिप्त सौंदर्य दूर से ही आकर्षित करता था। उसकी प्रतिभा मुग्ध कर देती थी। वो सर्वश्रेष्ठ छात्र था। वो कवि और कलाकार था। मुझे कॉलेज जाना पसंद नहीं था। पढ़ाई लिखाई मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। लड़कियों का साथ भी कुछ खास लुभावना नहीं लगता था। ज्यादा पढ़ाई करने से बहुत सी बंगाली लड़कियों का रूप जैसे किसी बंजर रेगिस्तान सा हो जाता है। मेरी ज्यादातर सहपाठियों का भी यही हाल था। घर पर प्रशंसकों की इतनी भीड़ रहती थी कि लड़कों की तरफ देखने की मुझे फुर्सत ही नहीं थी। इसी वजह से जब सहपाठी मेरा ध्यान खींचने की कोशिश करते तो मुझे बड़ी झुंझलाहट होती थी। बहुत दिनों तक गैर हाजिर रहने के बाद एक दिन कॉलेज गई तो देखा कि सहपाठी ने भारी हंगामा मचा रही हैं। उन्होंने प्रशांत गुह से अंग्रेजी के नोट्स मांगे थे। प्रशांत ने दो टूक शब्दों में समझा दिया था कि अगर पढ़ने की इच्छा है तो किताब पढ़ना ही काफी है। मैंने देखा कि मणिका का गुस्सा सबसे ज्यादा था। अपने भाई द्वारा निकाली जाने वाली एक मासिक पत्रिका में लेख देने के आग्रह के साथ उसने पूरे 8 पन्नों की लंबी चिट्ठी लिखी थी, पर प्रशांत ने कोई जवाब नहीं दिया था। ये सब सुनते सुनते मेरे होठों पर एक कौतुक भरी हंसी खेल गई। एक मामूली सा पुरुष, उसके लिए इतनी सारी स्त्रियों की यह व्याकुलता, जो किसी स्त्री के चरणों में भिखारी बनकर प्रेम की भीख मांगते हैं, उनमें से एक की इतनी जुर्रत। अचानक मणिका ने मुझसे आग्रह किया कि इरा, लड़के तेरे पीछे पागल रहते हैं, तू तो पलट कर भी नहीं देखती। इस प्रशांत घु को एक सबक क्यों नहीं सिखा देती? तब मैं तेरी ताकत मानूं। मणिका की कमीज की कढ़ाई को अलसाए भाव से देखते हुए मैंने पूछा, कैसा सबक सिखाना होगा? मणिका ने उत्तेजित स्वर में कहा, उसे अपनी उंगलियों पर नचाना होगा। जब वो तेरे प्यार में पागल हो जाए तब उसे दुत्कार कर भगा देना। सबने एक स्वर में हामी भरी। मैंने देखा कि सब मुझे घेर कर खड़ी हैं। चारों तरफ से मिन्नतों भरे स्वर आ रहे थे। मुझे लगा, देखा जाए, समय बिताने के साथ साथ इतनी सारी लड़कियों को बदला लेने का मौका देने में हर्जी क्या है। मेरे शांत मन में क्रूर इच्छा और उत्साह जाग उठा। मन की भावना को दबाकर मैंने बाहर से उदासीन स्वर में कहा, देखती हूं क्या होता है। उसके बाद शुरू हुआ मेरे हृदय जीतने का वो निष्ठुर अभियान। रूप तो हमेशा से ही बहुत था, उसे संवारने की नई कोशिशों से मैंने खुद को और भी आकर्षक बना लिया। पढ़ाई के शौक में हर दिन नियमित रूप से कक्षा में जाना शुरू कर दिया। मीटिंग, साहित्य सभा, हर जगह मैं नजर आने लगी। लेकिन इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। मेरी पहले वाली निर्लिप्त उदासीनता ने प्रशांत की उदासीनता को पहले ही जीत लिया था।
उसकी स्थिर दीप्तिमान नजरें मेरे शरीर की वंदना करते हुए घूमने लगी। फिर दोनों तरफ की उत्सुकता से हमारी जान पहचान गहरी होने लगी। मैंने प्रशांत को अपनी अधीर और उन्मादी कामनाओं से करीब खींच लिया। तिरछी चितवन, हंसी और अदाओं से जो कुछ कसर बाकी रह गई थी वो मेरी इस प्यार विहीन दोस्ती ने पूरी कर दी। स्त्रियों का मन जीतने वाला प्रशांत गुह मुझसे प्यार करने लगा, और वो प्यार भी कैसा। यौवन की आकुल प्यास, दोस्ती के स्नेह और किसी भक्त की पूजा वंदना के साथ प्रशांत मुझे अपने करीब पाना चाहता था। एक बार मन में आया कि उसे आज़ाद कर दूं। जिसे मैं प्यार नहीं करती उसे यूं जलाकर राख नहीं करूंगी। लेकिन तभी सहेलियों की बातें याद आ जाती। लगता कि नारियों के इस अपमान का बदला लेने का भार मुझ पर ही है। उस पर मेरा ये हमेशा का उच्छृंखल स्वभाव, हाथ में आए उस सुंदर खिलौने को छोड़ना नहीं चाहता था। वह मुझे अच्छा लगता है, उसका प्यार मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो और भी चाहिए। लड़कियों की टोली ने मेरी तारीफों के पुल बांधकर मुझे चंचल कर दिया। प्रशांत मुझे चाहता है, अब बस मेरे ठुकराने भर की देर है और ये नरमेध यज्ञ पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रशांत मेरी जैसी चंचल मन वाली लड़की को भी अच्छा लगने लगा। उसकी स्मृतियां बड़ी कोमल थीं, उसका व्यवहार बड़ा मधुर था, उसका प्रेम किसी जलती हुई आग के समान था, उसकी प्रतिभा दीप्तिमान थी। दूसरे अनगिनत पुरुषों की तरह उस अभागे ने भी मुझसे प्यार करने की भूल की थी। मैं पुरुष के शरीर का मोल समझती हूँ, उसका मन मेरे लिए अनजान है। पुरुष किसी भी नारी से प्यार उसके यौवन और उसके रूप के लिए ही करता है। जब तक नारी के पास ही संपत्ति है तब तक पुरुष बस उससे प्यार ही करता जाएगा, यही मेरा विश्वास था। इसीलिए मैं खुद अपने मन के भीतर झांकना भी भूल गई थी। शाम की छाया किसी नशीली नींद की तरह उतर आई है। खुली खिड़की के सामने बिजली के पीलपाए पर एक सफेद कलई की हुई परी की मूर्ति हाथ में रोशनी लिए खड़ी है। मेरे हाथ में एक किताब थी। चुपचाप किसी ने जैसे टेबल लैंप की रोशनी बुझा दी। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। कैलिफोर्निया पॉपी की मीठी खुशबू से मैं समझ गई कि प्रशांत आया है। बत्ती जलाकर मैंने पूछा, कितनी देर से आए हो? सामने कुर्सी पर बैठकर प्रशांत ने कहा, बहुत देर से खड़ा तुम्हारी पढ़ती हुई मूरत देख रहा था। इतने ध्यान से क्या पढ़ा जा रहा है? ओह, तुम्हारे एलियट का काव्य संग्रह और वेस्टलैंड। न जाने तुम्हें इनमें क्या इतना अच्छा लगता है। मुझे तो उनकी कविताएं बहुत भद्दी लगती हैं। प्रशांत की कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखों में उत्सुकता और कौतुक चमक उठा। अपने प्रिय कवि का अपमान करने पर वो मुझसे भी बहस करने पर उतारू हो गया। अच्छा क्यों नहीं लगता? मैं जानती हूं कि प्रशांत से बहस में जीतने की ताकत मुझमें नहीं है। उसका ज्ञान असीम है और उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है। इसीलिए मैंने उल्टे सीधे जवाब देकर लापरवाही दिखाई। सब बकवास का पुलिंदा है। प्रेम की कविताएं पढ़ने से मुझे नफरत होती है। प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं होती, फिर उसकी कविताएं कैसी? मैं जोर से हंसते हुए मेज पर एक मनमोहक अंदाज में गिर सी पड़ी। जैसे तुम्हारी वो प्रिय कविता। मैंने फिर कहना शुरू किया, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। क्या ऐसा भी कभी सच में होता है? इतने दिनों तक क्या कभी किसी को याद रखा जा सकता है? उस पर भी उस लड़की ने कोई बदला नहीं लिया। प्रशांत की नजरें धुंधली हो गई थी। ऐसा क्यों नहीं होगा? वैसी लड़कियां भी होती हैं, और इतना प्यार भी दुर्लभ नहीं है। इतने दिन जीवन भर याद रहता है। तुम प्यार को बेकार की भावुकता मानती हो तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा। हंसते हंसते मैंने कहा, लेकिन लड़के को अच्छा सबक मिला। जब वो मन ही मन हवाई किले बना रहा था, वो उसे बस एक आम दोस्त की तरह देख ली थी। उफ, कितना मजेदार है। वो उसके मुंह पर कह रही है कि मैं दोस्तों को चाय पिलाती रहूंगी। प्रशांत के चेहरे पर पीड़ा की छाया थी। मेरी तरफ देखकर काफी हद तक खुद से ही धीमी आवाज में उसने कहा, इतनी सुंदर फिर भी इतनी निष्ठुर। सुहानी बारिश की एक दोपहर को मणिका के घर चाय के निमंत्रण पर गई। दूसरी कक्षाओं की लड़कियां भी आई थीं। मेरी लाल कमल के लंग वाली हल्की बनारसी साड़ी की कढ़ाई वाले बॉर्डर की तारीफ करते हुए शिप्रा ने कहा, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इरा और भी सुंदर होती जा रही है। अपने रूप की तारीफ मुझे हमेशा से अच्छी लगती है। कुशल प्रसाधन और असीम देखभाल से इस रूप को और भी निखारने की कोशिश में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुंदरता की वंदना सुनने के लिए मैं बेताबी से कान लगाए रही। तिरछी नजरों से मेरी ओर देखते हुए केक काटते हुए मणिका ने टिप्पणी की, रूप होने से क्या होता है? एक साधारण से लड़के को भी सबक नहीं सिखा पा रही है, ये क्या कम दुख की बात है? भ्रिकुटी सिकोड़कर शिप्रा ने पूछा, इसका क्या मतलब है? मतलब और क्या, मोहतरमा प्रशांत को अपनी उंगलियों पर नचाने चली थी और खुद ही फंस गई। प्रशांत तो अपने दोस्तों के बीच इस बात को बखान करता है, तेरा मजाक उड़ाता फिरता है। मैं भूल गई कि प्रशांत का कोई दोस्त ही नहीं है। अपनी निर्लिप्त उदासीनता के कारण वो हमेशा सबसे दूर ही रहता है। मैं भूल गई कि दिल के मामलों को लेकर वो कभी चर्चा नहीं करता। मैंने बेकाबू गुस्से में कहा, तो तुम लोग ये कहना चाहती हो कि मैं उस जैसे लड़के को भाव देती हूं? मैं क्यों कहूंगी, सब कह रहे हैं। वरना हमारे बीच जो बात हुई थी वो सब भूलकर तू बस प्रशांत के ही पीछे पागल रहती है। अपनी कड़वी हंसी छिपाने के लिए मणिका ने चाय की रंगीन प्याली अपने होठों से लगा ली। अपमान और गुस्से से मेरा रोम रोम जल उठा। नमिता का बढ़ाया हुआ सैंडविच ठुकराकर उठते हुए मैंने किसी तरह एक घायल नागिन सी फुफकार के साथ कहा, अच्छा। चारी की महफिल से उठकर अंधेरे कमरे में घुसी तो देखा कि वो काउच पर अंधेरे में ही लेटा हुआ है। उसकी फैली हुई आतुर बाहों से बचते हुए मैंने झुंझलाकर पूछा, कौन है? एक विनीत और कोमल स्वर में जवाब मिला, मैं मन ही मन हंसी।
प्रशांत गू, आज और अभी तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हें एक क्रुद्ध नागिन की मांद में खींच लाई है। मुझे लोगों की नज़रों में हंसी का पात्र बनाने और दोस्तों के बीच गपशप का मुद्दा बनाने का सबक मैं तुम्हें आज ही सिखाऊंगी। इस खेल का अंत अभी होगा, लेकिन गुस्से या डांट फटकार से नहीं, बल्कि बेरुखी और तिरस्कार से तुम्हारा दिल तोड़ना होगा। मैंने रूखे स्वर में पूछा, ये मैं कौन है? क्या आवाज़ सुनकर भी पहचान नहीं पा रही हो? मैंने घोर तिरस्कार के साथ जवाब दिया, पहचान याद रखने की जरूरत नहीं समझी। पहले की तरह ही बिना किसी उत्तेजना वाले स्वर में जवाब मिला, अच्छा, मैं प्रशांत हूं। मैंने बत्ती जलाई। उसे लाल रंग की रोशनी पसंद थी, इसलिए उसने खुद अपने हाथों से मेरे बैठने वाले कमरे की बत्ती पर लाल रंग का आवरण चढ़ा दिया था। प्रलय की शुरुआत में लाल बादलों की तरह वो लाल रोशनी हंस उठी। ओ प्रशांत, तुम न होते तो और किसके पास लेटकर या बैठकर बर्बाद करने के लिए इतना सारा वक्त है? आईने में अपने बाल और कपड़े ठीक करके मैं सोफे पर आधी लेटी हुई मुद्रा में बैठ गई। मुग्ध नजरों से मेरी ओर देखते हुए प्रशांत ने कहा, एक बहुत ही जरूरी बात पूछने आया हूं। तो फिर कह डालो, लेकिन तुम्हारी मिन्नत है, बेकार की कवियों जैसी बातें करके वक्त बर्बाद मत करना। तुम्हारे पास कोई काम ना हो, पर मेरे पास है। प्रशांत ने आहत स्वर में कहा, तुम्हारे काम का नुकसान नहीं होगा। सोच रहा हूं कि सेना में भर्ती हो जाऊं। तुम क्या कहती हो? उसने अत्यंत उत्सुकता और उम्मीद के साथ मेरे चेहरे की ओर देखा। मैं समझ गई कि ये प्रस्ताव मेरे मन की थाह लेने के लिए है। इसके पीछे कितनी बड़ी उम्मीद और आकांक्षा छिपी है, ये भी मैं समझ गई। लेकिन आज उसे ठेस पहुंचाने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। मैंने बेहद बेरुखी और उदासीनता से कहा, इसमें मैं क्या कह सकती हूं? अपने सभी सगे संबंधियों से पूछकर उनकी राय लो। और हाय हाय, आखिर तुम भी युद्ध लड़ोगे? लड़कियों की शान में कसीदे पढ़ने वाले तुम्हारे हाथों में क्या तलवार जचेगी? कहीं बंदूक की आवाज सुनकर तुम बेहोश न हो जाओ। कवि जैसा भाव लेकर प्रेम तो किया जा सकता है, पर युद्ध में जाने के लिए पौरुष की जरूरत होती है। प्रशांत उठकर बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो बोला, तुम आखिर मेरे बारे में यही सोचती हो? आखिर और पहले क्या प्रशांत, तुम हमेशा जो रहे हो मैं तुम्हें वही मानती हूं। नखरेबाज औरतों जैसे तौर तरीके वाले कवि या विद्वान मेरी आंखों के लिए जहर हैं। मुझे तो वज्र जैसा कठोर पुरुष चाहिए। थोड़ा हंसकर मैंने फिर कहा, बस इतनी सी बात कि युद्ध में जाओगे? मैंने तो कुछ और ही सोचा था। उसके झुके हुए चेहरे की ओर तिरछी नजर डालकर छुरी जैसी तेज हंसी के साथ मैंने कहा, मैंने सोचा शायद विवाह का प्रस्ताव है। तीखी और खोजी नजरों से मेरी ओर देखकर उसने गंभीरता से कहा, मान लो अगर वही होता। प्रशांत ने पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी। अपनी झेंप को तुरंत दबाकर मैं हंस पड़ी। मैं तुमसे विवाह करूंगी? अचरज की बात है। क्या तुमने कभी ये नहीं समझा कि मेरे मन में तुम्हारे लिए जरा सी दया के सिवा और कुछ नहीं है? कितने मूर्ख हो तुम। प्रशांत उठकर मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला, एरा, तुमसे प्यार करने की मूर्खता के सिवा मैंने जीवन में कभी कोई भूल नहीं की है। मैं मूर्ख नहीं हूं, ये बात तुम भी जानती हो। मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया था, लेकिन मेरे साथ खेलने की क्या जरूरत थी? तुमने प्रेम का नाटक क्यों किया? उसके रक्तहीन सफेद चेहरे की ओर देखकर न जाने क्यों मन में थोड़ी दया उमड़ आई। मैंने सोचा, नहीं, अब और क्यों? लेकिन उसके चेहरे की तीव्र भर्त्सना ने मुझे निष्ठुर कर दिया। मैंने उत्तर दिया, सुनो प्रशांत, मैंने अपनी मर्जी से प्रेम का नाटक नहीं किया था। मणिका और कक्षा की बाकी लड़कियों ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। उनसे मेरी बात हुई थी कि मैं तुम्हें अपने सामने हार मानने पर मजबूर कर दूंगी। तुम मुझसे प्यार करोगे और मैं तुम्हें ठुकरा दूंगी। इसीलिए मैंने तुम्हारे पीछे इतना वक्त बर्बाद किया, वरना तुम तो मेरे साथ खेलने के लायक भी नहीं हो। प्रशांत मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसके उस कोमल चेहरे पर कैसी असहनीय घृणा थी। जिन आंखों में मेरे लिए स्नेह से लिपटी फूलों जैसी कोमल दृष्टि छाई रहती थी, आज वे बिजलियां बरसा रही थी। वो बोला, तुम ऐसी हो? छी, जबकि मैंने तुमसे इतना प्यार किया था। लेकिन आज घृणा के सिवा मेरे मन में और कुछ नहीं है। प्रशांत ने हाथ की जलती हुई सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक दी। उसकी छोटी उंगली में पहनी हीरे की अंगूठी चमक उठी। इधर उधर बेचैनी से टहलते हुए वो फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। क्रोध और घृणा से दहकते हुए इस प्रशांत को मैं नहीं पहचानती। मेरी ही उम्र के फूलों जैसे कोमल इस युवक को इतनी घृणा करने की शक्ति आखिर कहां से मिल गई? जीवन में तुमने खुद के सिवा किसी और से प्यार नहीं किया। स्त्रियां हमेशा एको के रूप में ही सामने आई हैं और पुरुष नार्सिसिस के रूप में। एको नार्सिसिस से प्यार करती है और नार्सिसिस पानी में अपने ही चेहरे की परछाई के प्यार में पागल रहता है। उसने एको की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। स्त्रियां भी नार्सिसिस हो सकती हैं, तुम इसका प्रमाण हो। तुमने केवल अपने ही रूप से प्यार किया है,
इसीलिए तुम नार्सिसिस हो। तुम पर नार्सिसिस का ही श्राप रहे, नार्सिसिस। अपनी इस आखिरी बात पर सारा जहर उड़ेलकर वो बिजली की तेजी से बाहर निकल गया। वही उसके साथ मेरी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद ही वो सेना के वायुबेड़े में शामिल होकर भारतवर्ष छोड़कर चला गया। आज इस एकांत रात में मुझे उसकी याद आ रही है। मेरे चारों तरफ उसकी अंतरात्मा जैसे यही खोजती हुई भटक रही है कि सभ्यता की इस विजय पताका रूपी देह में क्या थोड़ा सा भी हृदय शेष है। वो दूर चला गया है, लेकिन आज की एक क्षीण चांदनी से नहाई रात उसके एहसास के सपने में अभी तक लीन है। आज भी हवा के तेज स्पर्श से अकारण ही मुझे उसकी याद क्यों आ जाती है। लगता है उससे भूल हुई है। मैं नार्सिसिस नहीं हूं। उसने थोड़ी और प्रतीक्षा क्यों नहीं की। जीवन में मैं केवल उसी से प्यार कर सकती थी। वो पीलपाए पर खड़ी परी की मूर्ति, वो लाल रोशनी और वो आखिरी शब्द नार्सिसिस। ईरा ने जिसे महज एक खेल समझा था, वो उसकी पूरी उम्र का बोझ बन गया। आज वो खिड़की पर खड़ी होकर उसी रात को ढूंढती है, पर अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। शायद हम सबके अंदर एक नार्सिसिस छिपा है, जो अपनी ही परछाई को प्यार करते करते हकीकत खो देता है। कहानी तो खत्म हो गई है, पर वो सवाल आज भी हवाओं में गूंज रहा है। क्या हम सचमुच उस इंसान के लायक थे जिसने हमें अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था? बने रहिए डिजिटल नॉवल वर्ल्ड के साथ। अगली मुलाकात में फिर किसी और दास्तान को जिएंगे। तैयार रहिए। समाप्त।